नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। ये लेख कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद छपा था और इस लेख में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी एक नेता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चूँकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड लिया था, उन्हीं के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था और प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मतलब 50 दौरे किए थे, कर्नाटक के रोड शोज किए थे, हर तरह से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा था, पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा बजरंगबली वाला विवाद। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके बावजूद बीजेपी हार गई थी, उसकी करारी हार हुई थी। उसके बाद से आरएसएस के अंदर एक चिंतन शुरू हुआ और उसका पहला रिफ्लेक्शन, पहला प्रतिबिंब हमें ऑर्गेनाइजर के उस लेख में दिखा कि दरअसल संघ में अब ये महसूस किया जा रहा है कि एक नेता पर निर्भर होकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है और आगे चलकर ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और सीधा सीधा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। तो आप देखिए कि उस समय नरेंद्र मोदी की हैसियत कोई कम नहीं थी। ठीक है, कर्नाटक चुनाव हार गए, लेकिन वो 303 के बहुमत पे खड़े थे। सहयोगी दलों के साथ संख्या 350 के आसपास पहुंच रही थी। ऐसी सूरत में उनके परिवार के अंदर से ही सवाल उठा, तो थोड़ा सा बेचैनी तो हुई होगी, उनको परेशानी हुई होगी, लेकिन उन्हें समझ में आ गया होगा कि संघ परिवार या आरएसएस अब किस ढंग से सोच रहा है, किस दिशा में सोच रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उस समय अपना मुंह बंद रखा। जो भी मोदी करते रहे उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उसे सही ठहराते रहे। कभी कभार एक छोटी मोटी बात आरक्षण को लेकर या इसी तरह की बातें वो करते रहे, लेकिन अपनी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई उन्होंने हमला नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी का कोई क्रिटिसिज्म उन्होंने किया ही नहीं। केवल वो संकेत था ऑर्गेनाइजर का लेख, और लोग उसको उस समय भूल भी गए फिर कुछ समय बाद कि ठीक है, एक लेख छप गया, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार जो भी बड़े काम थे आरएसएस के, संघ के एजेंडे के, या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, इन सब में वो अग्रणी भूमिका में थे। उन्होंने भागवत को भी कहीं कहीं साथ रखा, लेकिन हर चीज़ में वही लीड कर रहे थे और उनके करिश्मा पर भारतीय जनता पार्टी डिपेंड कर रही थी, आरएसएस डिपेंड कर रहा था। शायद उस समय आरएसएस आश्वस्त नहीं था कि वो जो आकलन ऑर्गेनाइजर में छपा है वो सही है या नहीं है, और बल्कि उनका भरोसा बढ़ गया होगा कि राम मंदिर का निर्माण हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो अब तो बीजेपी एक अच्छे खासे बहुमत से आएगी। तो सब ने अपनी ज़ुबानें सिली हुई थी। मोहन भागवत ने भी उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, और अगर मोदी अभी अपने करिश्मे के बल पर बीजेपी को जिताकर दोबारा ले आते हैं और ज़्यादा संख्या के साथ ले आते हैं, तो ठीक है, एजेंडा चलता रहेगा। हालांकि अंदर से ना तो वो खुश रहे होंगे, ना आरएसएस का जो थिंक टैंक है वो खुश रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्तिवाद, व्यक्तिपरक राजनीति की पराकाष्ठा थी, जिसमें एक व्यक्ति सब कुछ हो गया था, अपने को भगवान से तुलना करने लगा था। हम राम को लाए हैं, ये एक नारा था। मोदी जी राम को लाने वाले बन गए थे।
तो प्रश्न तो उठ रहे थे लोगों के मन में, लेकिन खामोशी थी, इसलिए कि पता नहीं लोकसभा चुनाव में वो क्या नतीजे ला कर रख दें और हमारी भद पिट जाए कि हम क्वेश्चन कर रहे थे और मोदी जी ने देखो क्या चमत्कार कर दिया, 400 नहीं तो 350 सीटें तो लाकर रख ही दी। तो उस समय तक पूरे सब कुछ खामोश रहे, लेकिन अब लगातार ये दिख रहा है कि मोदी जी का वो करिश्मा, वो चमत्कार अब खत्म हो चुका है, तिरोहित हो रहा है, क्षीण पड़ रहा है, धीरे धीरे उसमें जंग लग गई है। अब जो हाल की परीक्षाएं हैं मोदी जी की, उनके हिसाब से देखिए, 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के होने थे, सरकार हिम्मत नहीं कर पाई कि चारों राज्यों के एक साथ चुनाव करवा दें। ये पहला संकेत था कि मोदी अब आश्वस्त नहीं है कि वो इन 4 राज्यों को अपने करिश्मे से जिता सकते हैं, या 4 में से 3 या 2 राज्य वो अपने करिश्मे से जिता सकते हैं, या अपनी रणनीति से, अपनी तिकड़मों से जिता सकते हैं। तो उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड करवाया, 2 राज्यों के चुनाव में, और इन 2 राज्यों में भी बीजेपी की हालत पतली है, खस्ता है। बीजेपी की हालत खस्ता है, ये एक मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई जादू नहीं चल रहा है, कोई आकर्षण नहीं है, ये और भी बड़ी समस्या है। क्योंकि इसी को तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ब्रह्मास्त्र समझ रहा था कि हमारे पास मोदी हैं, वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, वो जब चुनाव में उतरेंगे तो खेल बदल जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उनकी रैलियां फीकी हुई हैं, और हरियाणा की दोनों रैलियां सुपर फ्लॉप हुई। मतलब राहुल गांधी की तुलना में 1/4, 1/5वां हिस्सा भीड़ का आना और भीड़ का ठंडापन, अपनी दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, ये तो एक साफ संकेत है कि ब्रांड मोदी जिसको कहते थे वो अब ख़त्म हो रहा है, चुक रहा है। मोदी का जादू चुक रहा है, अब उसमें कोई दम नहीं रह गया है। अब वो अपने दम पर बीजेपी की नैया बैतरणी से पार नहीं लगा पा रहे। देखिए, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और मोदी जी भी स्वीकार करते होंगे कि राज्यों के चुनाव में मोदी जी बहुत कुछ कर नहीं पाते। वो राज्यों के चुनाव को, नतीजों को पलटने की स्थिति में कभी नहीं रहे। राज्यों की अपनी स्थितियां अगर कुछ अलग हुई और मोदी जी वहां पहुंच गए तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन मोदी जी कहीं उल्टी हवा चल रही हो और उसको पलट दें, ये मोदी जी का सामर्थ्य अब नहीं रहा। पहले 5 साल जो थे उसमें कहीं कहीं वो कर पाते थे, हालांकि उनमें भी फेल हुए थे। जब 2018 में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो बीजेपी 3 राज्य हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी पहले बहुत इफ़ेक्टिव थे राज्यों के चुनाव में ख़ास तौर पर, लेकिन इतना ज़रूर था कि उनकी उपस्थिति से पार्टी को हौसला मिलता था, पार्टी में नई ऊर्जा आ जाती थी, और उनकी बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, उसका एक इम्पैक्ट मतदाताओं पर पड़ेगा, ये पार्टी स्थानीय स्तर पर जानती थी, महसूस करती थी। उस समय मोदी का भी क्रेज़ था, लोगों में मोदी का आकर्षण था। लेकिन अब हम जो ये देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से छीज चुका है आकर्षण, पूरी तरह से खत्म हो रहा है आकर्षण। उतना भी नहीं बचा है कि वो अपने दम पर अपनी रैलियों में भीड़ को बुला लें, मतलब तमाम साधन संसाधन जुड़ाकर भी वो अपनी रैलियों में भीड़ नहीं ला पा रहे। तो ये तो एक निगेटिव की तरफ चला गया कि अब मोदी का होना नकारात्मक हो जाता है।
हरियाणा में हम देख रहे हैं, हरियाणा में मोदी जी की रैलियां नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। 2 कर चुके हैं, दोनों में बुरा असर हुआ है और 2 और करने की बात कही जा रही है। क्या पता 2 का हश्र देख के वो 2 कैंसिल भी कर दें। लेकिन उन 2 रैलियों में ये साफ दिखलाई पड़ा कि मतदाता अब उनसे ऊब गए हैं, आजिज़ आ गए हैं, उनसे निराश हो गए हैं, वो उनमें कोई उम्मीद नहीं देखते। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो कोई भी ब्रांड, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी नेता फिर क्राउड पुलर नहीं हो सकता, फिर वो मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर सकता, फिर वो अपनी पार्टी को जिताने के बजाय उस पर बोझ बन जाता है। ये हाल अब नरेंद्र मोदी का होता जा रहा है। अगले जो 2 राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें ये टेस्ट और भी अच्छे से हो जाएगा, खास तौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर वो गठबंधन को ठीक ठाक ढंग से परफॉर्म उनका कर जाए तो भी मान लिया जाएगा। हार तो सुनिश्चित मानी जा रही है महाराष्ट्र में लगभग, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि जो महायुति है जिसमें 3 पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी के अलावा 2 पार्टियां, वो 100 के अंदर सिमट जाएंगी। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 100 के अंदर सिमट जाएगी। बाकी गठबंधन ले जाएगा, इंडिया गठबंधन ले जाएगा। तो अगर वहाँ भी वो नहीं कर पाए तो उस पर मुहर लग जाएगी कि अब मोदी जी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि वो बोझ बन गए हैं, पार्टी के लिए एक बोझ बन गए हैं। और वो जहाँ जाते हैं एक निगेटिविटी पैदा करते हैं। उनके पास कुछ नया है नहीं कहने को, वो मतदाताओं को कन्विंस करने की स्थिति में नहीं है, सिवाय राहुल गांधी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू को कोसना, इंदिरा गांधी को दोष देना, अतीत की बातें करना, अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पे कोई बात ही न करना, आज की परिस्थितियों, आज की समस्याओं पर बात ही न करना, ये अब उनकी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये 3rd टर्म इसीलिए ये बीजेपी को या तो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देगा अगर लीडरशिप में कोई बेहतर सुधार ना हुआ या उसको बदला ना गया तो ये एक आरएसएस के अंदर जो 5 जो मैंने ऑर्गेनाइजर का जिक्र किया था साल भर पहले का, वो चिंतन अब मजबूत हो रहा है। और वही चिंतन है जो पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपने आदमी बिठाने की जिद ठान ली है। कह दिया गया है कि या तो आप प्रधानमंत्री पद ले लो या फिर बीजेपी अध्यक्ष का पद ले लो, 2 में से एक ले लो। अब ये चॉइस अगर इस तरह की रख दी जाए तो इसका मतलब है कि आप बहुत मुसीबत में हैं, आप अब अपरिहार्य नहीं रह गए, पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं रह गए। ये संघ का मानना है और बीजेपी के अंदर भी संघ के लोग भरे पड़े हैं, उनका भी इसी तरह से सोच होगा, सिवाय एक गुजराती मंडली, गुजराती लॉबी के और प्रधानमंत्री अमित शाह ने जो एक मंडली बनाई है उसके। तो ये एक ऐसे मोड़ पर अब प्रधानमंत्री आ गए हैं जब वो अलोकप्रियता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।